हेलो बच्चा सब, कैसे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया। पढ़ाई तो चल रही होगी बढ़िया से। दो हमने सॉलिड स्टेट का वीडियोस कर लिया है। पिछले वीडियो में हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे। मजा आया था? नहीं मजा आया था? एक बार रिवाइज कर लेते, मजा आ जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग पढ़े थे, दोनों में मेन डिफरेंस इसी चीज का है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके कण अंदर से एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। सभी कणों की व्यवस्था पूरी एकदम मतलब एक जैसे पैटर्न में होती है। एक बड़ा सा अगर ठोस है तो इसमें अनगिनत परमाणु है, और सभी परमाणु, अगर ये क्रिस्टलीय ठोस है तो जैसे ही व्यवस्था यहाँ पर है, परमाणु का जो मतलब जो ज्यामिति है, जितनी दूरी है उनके बीच की, आकर्षण बल जो है जैसा इधर है वैसा ही हर तरफ है। अगर ऐसा बात है तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। अगर इसी में परमाणु की व्यवस्था यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये अक्रिस्टलीय हो जाता है। व्यवस्थाएं अलग होने के कारण से यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा। जबकि लोहा सब की बात करें, बर्फ की बात करें, व्यवस्थाएं सेम होती है कणों की, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब फिक्स होता है। समझ में आ गई बात? क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस बच्चा वे ठोस होते हैं जिनके कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्हें काटते हैं तो इनके टुकड़ों की सतह समतल मिलते हैं, तो ये हो गया था विदलन गुण प्रदर्शित करना। और क्रिस्टलीय में ये गुण प्रदर्शित नहीं होता। उनको जब काटते हैं तो दो अलग अलग तरह के सतह मिलते हैं, मतलब कि रफ सरफेस मिलता है, खुरदरा सरफेस मिलता है। उसके बाद जाकर पढ़े थे हम लोग कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, क्वथनांक सब नियत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय का गलनांक, क्वथनांक नियत नहीं होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? समदैशिक होता है। ठीक है। आप इन गुणों को ब्रीफ में एकदम बढ़िया से जान लीजिएगा, बढ़िया से, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। पिछला वीडियो अगर नहीं देखें देख लीजिएगा। एक और गुण था कि क्रिस्टलीय ठोस जो है दीर्घ परास कोटि के होते हैं, यानी उनमें एक ही तरह का पैटर्न दूर दूर तक दिखता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस निम्न परास क्रम के या लघु परास क्रम के कह सकते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है अक्रिस्टलीय। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात हुई थी तो जितने भी तत्व हैं, जितने भी यौगिक है बच्चा, जनरली सब के सब क्रिस्टलीय ठोस है। जबकि जो मिश्रण है, जो बहुलक है, पॉलीमर, प्लास्टिक का पूरा परिवार, रबर का पूरा परिवार, नायलॉन का पूरा परिवार, ये सब जो है अक्रिस्टलीय है। समझ में आ गया था? अब आइए मेन टॉपिक पर। जब अक्रिस्टलीय में कणों की व्यवस्था नियमित है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि अगला पैटर्न कैसा होगा उसमें, तो हम लोग उनका स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग स्टडी केवल इस चैप्टर में किसका करते हैं? केवल करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। आसान बन गया ना? अब तुम्हें केवल क्रिस्टलीय ठोस की ही बस पढ़ाई करनी है, खुशी मनाओ, मंगल गाओ। ठीक है, अच्छा। तो केवल क्रिस्टलीय ठोस की जब पढ़ाई करनी है तो अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का परिवार हमारा कितना बड़ा है। हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में भी अब वर्गीकरण करके समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस भी अगर हम छांट के हटा दें, यानी कि पूरे दुनिया के ठोस को दो भाग में बांट दिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को झाड़ू मार के फेंक दिए उधर, चलो भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब केवल बात करनी है किसकी? क्रिस्टलीय की। देखिए क्रिस्टलीय ठोस की भी संख्या बहुत ज्यादा है, तो अब इनका पढ़ाई कैसे करें? बोले चल तोरा भी अब वर्गीकरण हम करके दिखाते हैं, तुमको भी अब अलग अलग बांट देंगे तब पढ़ाई करेंगे ना। अलग अलग करके पढ़ने में मजा आता है ना। तो वर्गीकरण तो हर सब्जेक्ट तुम पढ़ते होगे, वर्गीकरण किया ही इसलिए जाता है ताकि पढ़ाई बेहतरीन ढंग से अलग अलग सबकी हो पाए। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने वाले हैं। सवाल यह है कि वर्गीकरण किस आधार पर करोगे? बच्चा वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं दो आधार पर। एक कि हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस है, चलो भाई उसमें कणों की व्यवस्था नियमित है, ये इस तरह से कणों की व्यवस्था है। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कणों की व्यवस्था इस तरह से। मान लीजिए कण का नाम अगर ए बी है तो ये ए है तो ये बी है। इस तरह से हमारे क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है वो नियमित क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, जैसी व्यवस्था यहाँ दिख रही है वैसी व्यवस्था यहाँ दिख रही है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया। अब दो बातें हैं कि सभी क्रिस्टलीय ठोस
तीन प्रकार के कण से बने हो सकते हैं। ये कण या तो परमाणु हो सकते हैं, समझ रहे हो नन्हे मुन्ने बच्चों, या तो अणु हो सकते हैं, या तो आयन, क्योंकि दुनिया में ये सारे पदार्थ यही तीन से बने होते हैं। तो हमारा क्रिस्टलीय ठोस भी यही तीन से बना होगा। सवाल ये है, परमाणु से बना ठोस तो अलग टाइप का होगा, अणु से बना ठोस अलग टाइप का होगा, और आयन से बना हुआ ठोस अलग टाइप का होगा। तो यहां पर एक आधार हो गई अंतराण्विक कणों की प्रकृति, है ना, और दूसरा जब कण अलग अलग होगा तो कहीं न कहीं इनके बीच का जो आकर्षण बल है, जिस बल के द्वारा दो गोले आपस में चिपके हुए हैं, ये जो आकर्षण बल यहां पर है, आकर्षण बल, ये भी तो डेफिनेटली अलग अलग होने चाहिए। अब आकर्षण बल भी अलग अलग है, कणों की प्रकृति भी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है क्रिस्टलीय ठोस भी अलग अलग टाइप का होगा। तो अंतराण्विक कणों की प्रकृति और अंतराण्विक आकर्षण बल की विविधताओं के आधार पर पूरे क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? चार भाग। कितने भाग में बांटा गया है? चार भाग। बोलो कितने भाग में बांटा गया है? चार भाग में बांटा गया है। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को। कौन कौन से भाग है? चलिए पहले लिखते हैं, नोट्स साथ से बनाओ। जब भी क्लास मेरा वीडियो खोलते हो तो कॉपी लेके बैठो, ठीक है। और अगली क्लास, 2 क्लास का नोट आपके पास बना हुआ रहे। केवल वीडियो देखने के लिए अगर मन करे ना तो मत निकालना वीडियो को, ठीक है। जब पढ़ने का मन करे, लिखना हो, तुम्हारे हाथ में रखा हुआ पेन और कॉपी ये बता रहा है कि तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, नहीं है तो तुम ऐसे बस आधा वीडियो देखोगे, छोड़ के भाग जाओगे, और आधा भी तुम मत देखो। हम प्रणाम करते हैं, पूरा जब समय मिले तो देखना, पढ़ाई करना क्लास की तरह। ऑनलाइन क्लास हम करना नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन क्लास का ड्रॉबैक यही होता है कि बच्चा एक क्लास में ना, ऑफलाइन तुम जब बैठते हो कोचिंग में तो क्लास ओवर करके ही उठते हो, और ऑनलाइन क्लास में तुम्हारी जो क्लास होती है ना, वो ए नन्नू पानी लाना थोड़ा सा बेटा, बस बस रुको मम्मी आ रहे हैं, तुरंत दौड़ के जाते हो, है ना। ए बाबू थोड़ा सा जो है ना वहां तक वो गिर गया, उठा दो थोड़ा सा। ए बाबू थोड़ा मिस कॉल आ रहा है, थोड़ा सा उठा लो, थोड़ा सा बबुआ परेशान हो रही है। तो मतलब कि कई सारी तुम लोग को दिक्कतें होती है, तुम लोग क्लास बीच में स्टॉप करते हो, इसलिए। नहीं तो ऑनलाइन क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होता है, लेकिन तुम लोग की इस बर्ताव, और ये नॉर्मल सी बात है बाबू, घर में बैठ करके पढ़ाई कंबल के नीचे नहीं हो सकती है, ये लिख के ले लो, ठीक है ना। तो अगर कंबल में बैठ के पढ़ाई कर लोगे, एक बात देख लो, सक्सेसफुल व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री हो सकता है कि कभी कभी बोला करते हैं कि हम चाय बेच के यहाँ तक पहुंचे हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति जो है ना, कुछ भी कह देगा कि हम अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ा करते थे, हम ये करा करते थे। उनसे जाकर के एक्सपीरियंस लो, जो 4 साल से तैयारी कर रहा है और नहीं हो पा रहा है कुछ कुछ नंबर से, तो वो बताएगा तुमको कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। फेलियर व्यक्ति से, जो कि तैयारी कर रहा है, अच्छा व्यक्ति है लेकिन फेल हो रहा है, उनसे जाकर के एक्सपीरियंस लोगे ना, एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बार में जो सफल हो गया वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन तुमको वो राह नहीं दिखा सकता है। याद रखिएगा, एक गुड स्टूडेंट और एक गुड टीचर में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक अच्छा स्टूडेंट हो सकता है कि टीचर से अधिक सब्जेक्ट को जानता हो सकता है, क्या जानता ही है, ठीक है। हम लोग एक सब्जेक्ट में महारत ही है, तो कोई जो है स्टूडेंट सब जो होता है, तुम लोग जो बनोगे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट बन जाओ तो उसमें तुम 4-5 सब्जेक्ट के महारत ही तुम हो जाओगे। लेकिन हाउ टू डील विथ एनीवन, ये चीज़ एक स्टूडेंट को जनरली नहीं आता है, वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो हम लोग के पास में रहता है। बच्चों तुम लोग के पास में भी हो सकता है, इसके लिए समय चाहिए होता है। तो इसलिए तुमसे हम बोल रहे हैं बार बार कि थोड़ा सा देख लो यहाँ पर कि एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं बच्चा कि तैयारी करो बढ़िया से, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा करो, ऑनलाइन के भरोसे मत जियो, ठीक है। ऑनलाइन के भरोसे जी रहे हो तो अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस रख करके कि हाँ लाख घर में प्रॉब्लम हो जाए, हमारा क्लास जो चलेगा वो क्लास चलते रहेगा, हम उठेंगे नहीं यहाँ से, तब ना हुआ। डेडिकेशन, समझे बात को, कौन चीज? डेडिकेशन बनावा, तब तब पढ़ाई हुई, नहीं तो कुछ नहीं, गोलम गोल ऐसे गपशप मारेगा तो बस क्या होगा, समझे। तो हमारे देश के युवा सब जग रहे हैं, ठीक है। अब उठेंगे और उठ करके जो है बस 10 मिनट रील्स देखेंगे और 10 मिनट 10 घंटा में तब्दील कर देंगे, बस फिर सो जाएंगे, शाम हो गई बा, अब सुतना है। चलिए, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो बच्चा करेंगे, तो हमारा जो वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण का जो हमारा आधार है वो 2 गो है। यानी वर्गीकरण कर नहीं रहे हैं, वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं ये बता रहे हैं।
वर्गीकरण का दो आधार है, एक है अंतराण्विक कणों की प्रकृति, अंतराण्विक कणों की प्रकृति। ये प्रकृति कौन है रे? अंतराण्विक कणों की प्रकृति है ना, प्रकृति कौन है बताओ जरा सा। और दूसरा है अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रकृति, अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रकृति। फिर से आ गई प्रकृति। भाई ये प्रकृति है कौन? ये है नेचर, जिसको तुम लोग कहते हो नटूरे, है ना। नेचर माने स्वभाव। स्वभाव का मतलब हो गया कि कितने प्रकार के कण हो सकते हैं, इस ठोस में किस तरह के कण हैं, इस ठोस में किस तरह के आकर्षण बल है ना। इसके आधार पर ठोस की गुण भी बदल जाती है। और इस आधार पर बच्चा ठोसों को, कौन ठोसों को, अब अक्रिस्टलीय को हम हटा चुके हैं, अब क्रिस्टलीय है केवल। ठोसों जब भी बोलेंगे तो क्रिस्टलीय समझना। ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग है आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है हमारा आयनिक ठोस। कौन ठोस? आयनिक ठोस, जिसका अंग्रेजिया में नाम होता है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, है ना। और दूसरा है धात्विक ठोस, वही धातु जिसके लिए आजकल तुम लोग सोच रहे सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? धातु है। धातुए को हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेटालिक सॉलिड। क्या बोलते हैं? मेटालिक सॉलिड। तीसरा है बच्चा आणविक ठोस। आणविक, सुनल सुनल लग रहा है, लग रहा है सुनल सुनल। आणविक ठोस अणु से मिलके बनता है, वहां देखो अणु लिखल है, अणु से मिलके बनता है आणविक ठोस। अणु के हिंदी होता है ना, अंग्रेजी होता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल से बना मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बना? मॉलिक्यूलर सॉलिड। चौथा है लास्ट, बड़ा सुंदर नाम है यहाँ पर, सहसंयोजी। अरे हाँ सर, 11th में सुने थे सहसंयोजी नाम का कोई तो बॉन्ड होता है, जानते न है लेकिन बॉन्ड होता है। अरे हाँ, वही जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से आबंध बनता है, उसी को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिसके परमाणु सहसंयोजी आबंध से एकदम जुड़ा हुआ रहता है। उसका परमाणु परमाणु इन सबका बस खाली आकर्षण बल से चिपका हुआ है ना, तोड़ घटाएंगे तो हट जाएगा ना, लेकिन उसका आबंधित रहता है परमाणु कुछ कुछ ठोस का, उसको कितनों तोड़ोगे नहीं टूटेगा वो। ग्रेफाइट, डायमंड। अरे क्या बोल दिए सर, ग्रेफाइट तो हमारा बच्चा जो है ना, नवजात शिशु, वो तोड़ देगा ग्रेफाइट, पेंसिल्वा में होता है ना। तो काहे टूटेगा वो बताया जाएगा, लेकिन चलो फिलहाल डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड पर लोहा से मारोगे, लोहा टूट जाता है, डायमंड नहीं टूटता है। इतना तो भरोसा करते हो ना, कर लेना भरोसा। डायमंड नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मान लेना चलो भाई डायमंड दुनिया का सबसे कठोर सब्सटेंस है। ग्रेफाइट भी उतने मजबूत होता है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण से उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। क्या गलती है तो बताएंगे। सहसंयोजी एवं इसको बोलते हैं जालक ठोस। सहसंयोजी एवं क्या बोलते हैं? जालक ठोस। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, ये 4 प्रकार के ठोस होते हैं बच्चा। पूरे क्रिस्टलीय ठोसों को अंतराण्विक कण और आकर्षण बल के आधार पर कितने भाग में बांट दिया? 4 भाग में बांट दिया। समझ में आ गई? 4 भाग, यही 4 पार्ट है, याद कर लेंगे। आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजी एवं जालक। आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजी एवं जालक, है ना। क्या क्या? आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजी एवं जालक ठोस। ये 4 ही ठोस है, एकदम इसको याद कर लो सारे नामों को। याद हो गया? चलो याद हो गया ना, एकदम क्रिया है, तुमको याद करके बैठोगे। ठीक है, अच्छा 4 भागों में यहां पर बांट दिए क्रिस्टलीय को। अब क्या करना है? तो बारी बारी सबको पढ़ना है कि आयनिक ठोस क्या होता है, इसके क्या सब गुण होते हैं, दुनिया में कौन कौन ठोस को हम आयनिक समझेंगे, और देखते ही उसमें
कौन कौन सा गुण बता देंगे ज्योतिषी की तरह। जैसे ज्योतिषी ने आदमी को देख करके बता देता है कि तेरा बिहार नहीं होगा, वैसे ही तुम आयनिक ठोस को देख करके बोल दोगे अरे तुम में तो ये गुण होगा, तुम्हारा गलनांक जो है ना इतना ज़्यादा होगा, उतना कम होगा, सब तुम बोल दोगे बिना तुम्हारे उपास में रहे भी, दूरे से देख करके। समझ गए बात को ना। ये है, यही पढ़ना है कि बिना मेरे हाथ में ये रहे हम इनके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं। तो आइए समझाते हैं कि क्या क्या गुण हो सकता है। आज हम लोग पहला यही पढ़ने वाले हैं बच्चा, आयनिक ठोस। ठीक है, आगे का वीडियो में हम लोग जो है धात्विक और आणविक करेंगे, और एक वीडियो में हम लोग कर लेंगे किसमें, सहसंयोजी। क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास की तरह एक क्लास पर हो, लोड नहीं देंगे कि वन शॉट तुम करने बैठे हो, अब हाई बाप कर रहे हो, दिमाग यहाँ पर ऊपर से उड़ रहा है, हाई बाप कर रहे हो, वो लोड नहीं देंगे। एकदम जस्ट क्लास की तरह बैठो, आराम से पढ़ो। एक ऑफलाइन क्लास में जैसी पढ़ाई होती है वैसे ही तुमको यहाँ पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन जान लो हमारा ऑफलाइन वाला विद्यार्थी सब हमारे पास आते रहना, इन्हें सोचना कि ऑनलाइन सर पढ़ा रहे हैं, आप क्लास नहीं जाएंगे, आप बैठ करके वहीं पढ़ेंगे, तो जान लो कुछ कुछ काट रहे हैं इसमें से भी जो है ना कुछ कुछ काट के मेन चीज़ छोड़ देंगे यहाँ बीचे में। इसलिए जो क्लास कर रहे हो क्लास रेगुलर करते रहोगे, हम स्पष्ट बोल दिए हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 की, आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, आयनिक ठोस किसे कहते हैं बाबू, जानते हो एक बात, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में कुछ हद तक समानता है। आयनिक ठोस भी आयन से बना होता है, धात्विक ठोस भी आयन से बना होता है, बस एक अंतर है, आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, और धात्विक ठोस में केवल धनायन होता है, केवल धनायन होता है। यानी कि ये भी आयन से बना हुआ है, ये भी आयन से, लेकिन ये धनायन ऋणायन दोनों से बना है, और ये केवल धनायन से बना हुआ है। तो कहेंगे वे ठोस, ठीक है ना, परमाणु अणु और आयन दोनों से, तीनों से कोई ठोस बना हो सकता है। तो जो आयन से बना होगा, वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं, है ना। अब आयनों में कौन कौन आयन, तो भाई आयनों में, यहां पर आयनों में मेंशन कर दोगे यहीं पर ब्रैकेट में डाल करके, यहां पर धनायन भी होगा एवं ऋणायन भी होगा, दोनों ही प्रकार के आयनों से जो बना होता है। वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं उसे आयनिक ठोस, आयनिक ठोस कहा जाता है ना, कहा जाता है। कहोगे सर एग्जाम्पल क्या सब होगा, तो बाबू रे आयनिक ठोस में तुम बचपन से 9 क्लास से भी पढ़ रहा है, नहीं तो ध्यान रखना, अगर कोई ठोस का फॉर्मूला mx टाइप का हो, जहां m धातु हो, जो आवर्त सारणी में जनरली फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दो सब धातुएं हैं, इधर बेरिलियम से लेकर के सब नीचे सब धातुएं है, यहाँ पर भी डी ब्लॉक में धातुएं सब अधिकतर है। तो धातु x की जगह पर कोई अधातु अगर है तो वो आयनिक ठोस होता है ना। जैसे कि तुम्हारा हो गया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये सब आयनिक ठोस की कैटेगरी में जाता है। सिंपल बता दे तुमको मैं एक चीज, जिसके नाम के लास्ट में ना पहले शुरुआत हो धातु का नाम से, कैल्शियम, सोडियम, है ना, एल्युमिनियम, कुछ धातु नाम से स्टार्ट हो, अब बाद में जो नाम हो उसके नाम में लगा रहे एट, जैसे कि सल्फेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, है ना, आइट, सल्फाइड, क्लोराइड, आइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, है ना, ये सब अगर लगा हुआ रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग आयनिक सॉलिड कह देंगे। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, कह सकते हैं सोडियम सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब जो है जनरली सॉल्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर, हालांकि सब ऑक्साइड सब में भी अगर बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, उतना नहीं हम बोल रहे हैं, फिलहाल हम एक जनरल सी बात बता दिए। अब ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में जो तुमको बोल दिए अब वो संपूर्ण रूप से सही हो जाएगा, यहाँ पर
जो भी ट्रिक होता है ना, वो ट्रिक सब जगह जनरली काम नहीं करता है। एक तो बात है कि पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं होती है, और जब भी कोई ट्रिक कोई आदमी बनाता है वो शॉर्टकट के लिए बनाता है, और शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पूरे एलिमेंट का स्टडी करने के लिए इतने वैज्ञानिक मिल करके पीरियोडिक टेबल बनाए हैं, वो भी 100% सही नहीं है। शॉर्टकट की पढ़ाई कभी भी सही नहीं होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं वन शॉट, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे, सर टिक लगा दीजिए, उसी को खाली पढ़ेंगे, ये सब बात सही नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, है ना, समझ के बात को ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में ले लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना, जैसे कि हो गया एल्युमिनियम नाइट्राइड, है ना, AlNO3 का होल 3 हो गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया, ये सॉरी एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, AlN हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया तुम्हारा लेड सल्फेट हो गया, ये सब जो है तुम्हारा सॉल्ट है, सब सॉल्ट है, लेड सल्फाइड सब सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आयनिक ठोस का जनरल स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। तो एक आयनिक सॉलिड में आपके पास एक जनरली कोई AB अगर आयनिक सॉलिड है, ये स्ट्रक्चर तुम लिखोगे, AB अगर जनरली कोई आयनिक सॉलिड है तो उसमें एक कैटायन होगा धनायन, एक क्या होगा ऋणायन होगा। अब कुछ भी प्लस चार्ज होगा, कुछ भी माइनस उस पर हो सकता है, और उनके जो गोले हैं इसी तरह से व्यवस्थित होंगे। हम गोला अब नहीं बना रहे हैं, खाली यहाँ पर दिखा रहे हैं A+, B-, फिर से यहाँ पर रेगुलर त्रिविम में ये संरचना होती है बच्चा। ये पूरा 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर इसका चलते रहता है, रिपीट होते रहता है ना, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रिपीट होते रहता है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान दो यहाँ पर, इस टाइप से 3 डायमेंशन, यानी A+ के ऊपर भी B- होगा, उसके नीचे भी B- होगा, इस तरह से एकदम रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न जो है आयनिक ठोस में पूरे आयनों का चलते रहता है, ठीक है। और सबसे मजे वाली बात यह है, धनायन और ऋणायन चूंकि दोनों आवेशित कण है, तो इनके बीच में आकर्षण बल, अपोजिट चार्ज है ना, तो आकर्षित तो करेगा। अपोजिट पोल में, अपोजिट आवेश में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। तुमको हुआ आकर्षण ना, हुआ है ना, महिलाएं सावधान थोड़ा सा, है ना, गलत लोगों को आकर्षण हो रहा है आजकल। तो बात यह है कि यहां पर जो 2 अपोजिट चार्ज है आयन, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है, और इसको आप आयनिक आबंध भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यह आकर्षण बल बहुत उच्च होता है, जान लीजिए। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बल जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, और उसके बाद अगर हम बात करें ना बच्चा, तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का ही बोलबाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और इसलिए नमक देखने में कितना हल्का लगता है कि नमक जो है कितना, नमक NaCl, यही कितना सिंपल है, इसको तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन गलती से तुम उसको हीट करना शुरू करो तो जो है ना उसका पिघलाते पिघलाते तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा, मतलब कि तुम ही पिघल जाओगे। उतना कितनू गर्म कर दो जल्दी वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका गलनांक सब जो है ना बहुत उच्च होता है। आयनिक ठोस का गलनांक 700, 800, 900, 10, एकदम 1100, 1200 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है ना। उससे पहले लोहा तक पिघल जाएगा, लेकिन वो नहीं पिघलेगा, ऐसा सा गलनांक सब होता है। तो ये गलनांक उच्च होने का रीजन है कि ये एक आयन दूसरे आयन को छोड़ता ही नहीं है, कितनों हीट कर दो अलग होना चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्ती बहुत खतरनाक है, दोस्ती बहुत गहरी है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल वाली दोस्ती है, और इसी कारण से आयनिक ठोस का गलनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, यानी कि अगर हम आयनिक ठोस के गुण की बात करें, एक नया पॉइंट बनाए, आयनिक ठोसों के गुण, आयनिक ठोसों के क्या चीज, गुणधर्म की बात करें बाबू, तो पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, ये सामान्यतः ये सभी ठोस होते हैं। अब इतना आकर्षण बल हो रहा लग रहा है, तो ये द्रव अवस्था में कभी रहेगा? बताओ तो,
तो किस अवस्था में रहेगा? हमेशा ठोस ही रहेगा। वैसे सॉलिड स्टेट पढ़ ही रहे, ठोस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है क्या कि ये ठोस है ना बच्चा, लेकिन हीट करने पर तो पिघल सकता है, लेकिन पिघलाने में अच्छे का दिमाग पिघल जाएगा। मतलब इनके गलनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये कठोर होता है। अगर नमक का एक बड़का टुकड़ा ले लिया जाए, अब मोम का एक टुकड़ा तुम हाथ में ले लो, तो मोम मुलायम होता है, तुरंत टूट जाएगा, बच्चा भी इसको तोड़ सकता है। लेकिन नमक का जो बड़ा सा टुकड़ा होगा वो बहुत ही क्या होगा? कठोर होगा। फिटकरी देखा है ना, ढेला जो होता है फिटकरी का, एलम का, बड़ी कठोर होता है। तो ये क्या होते हैं बच्चा? बहुत कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन एक बात है, कठोर धातु भी होता है, लेकिन धातु को जब पीटोगे तो वो फैलता है, वो आघात वर्ध होता है, खींचोगे तो तार बनता है, तन्य होता है। लेकिन ये कठोर तो होता है, लेकिन नमक को जब तुम पीटोगे तो फैलेगा नहीं, वो टूट जाएगा। तो कठोर तो होता है, परंतु भंगुर होते हैं। भंगुर, भंगुर समझते हो? टूट जाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटल। ब्रिटल होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं। ठीक है। चौथी पॉइंट, जल या फिर जल के तरह जो भी ध्रुवीय विलायक होते हैं। ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं बाबू? तो आप लोगों को द्विध्रुव पढ़ाएंगे हम, है ना, आणविक ठोस के अंदर पढ़ाएंगे ये चीज। जल जो होता है ना, उसके एक एंड पर पॉजिटिव, एक एंड पर निगेटिव चार्ज होता है। फिलहाल इतनी समझो, जिस भी अणु के अंदर हल्का सा पॉजिटिव और उतनी ही मात्रा में दूसरे एंड पर हल्का सा निगेटिव चार्ज हो, उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। और जितने भी ध्रुवीय अणु वाले विलायक है, जल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब ध्रुवीय हैं, उसमें ये आयनिक ठोस घुल जाता है। और जितना भी हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब अध्रुवीय होता है बाबू। उसमें नमक तुम डाल के एकदम रेलते रहो, रेलते रहो, रेलते रहो, नहीं घुलेगा वो। क्यों नहीं घुलेगा? तो बाबू यहाँ पर कहानी ये है, ये तो बहुत मजबूत ठहरा, लेकिन जैसे ही जल तुम डालोगे ना, तो जल का निगेटिव पोल इसके धनायन को बोलता है, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो ये धनायन बोलता है, चल ले लो, आ गया, नहीं आलचक में आ गया। और जहां पर जल का पॉजिटिव पोल होता है, वो ऋणायन को बोलता है, आजा आजा कजरारे नड़े। तो वही चीज है यहाँ पर कि जल का पॉजिटिव पोल इसकी ऋणायन को आकर्षित कर लेता है, जल का निगेटिव पोल इसकी धनायन को आकर्षित कर लेता है। फलस्वरूप नमक पानी में जाने के साथ टूट जाता है। टूट जाता है क्यों? जल का व्यवहार यहाँ अंग्रेज के तरह है। यहाँ बहुत आकर्षण बल था। जैसे अंग्रेज आया, देखा कि भारत के लोग जो है बहुत घुल मिल के रह रहे हैं, बहुत भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति एकदम सहानुभूति रहता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये वाला बात है। तुरंत क्या किया? वो बोला कि नहीं, लड़ेंगे तो सला हम ही पर अटैक कर देगा। तो पहले जाकर के अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ना शुरू किया। कैसे? रे तू तो गोरा रंग का है, तो हमारा सेना में आ सकता है, तो हमारा सेना का चीफ बन सकता है। वो कड़िया है, उसको भगाओ, उसके साथ तुम रहेगा, तुम भी कड़िया हो जाएगा। तो वही जो है भड़काते 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 लोग में लड़ाई लगा दिया। तो वही चीज है, जल भी यहाँ अंग्रेज की तरह काम कर रहा है। गया, इसका निगेटिव उसका पॉजिटिव को प्यार से बुला लिया, उसका पॉजिटिव इसका निगेटिव को बुला लिया। जल गया और जल जाकर के दोनों को सेपरेट कर दिया, और जैसे ही आयन टूटा, पानी अपना में घुला लिया। जैसे कि लोग जैसे टूटा था, अंग्रेज बस शासन करना शुरू कर दिया। तुम देखता है ना, नमक जैसे पानी में घुसता है, नमक गायब हो जाता है। कौन रहता है? खाली पानी पानी दिखता है, नमक दिखता ही नहीं है। क्यों? पानी पर ललचाया नमक को, नमक गया, आकर्षित हो गया, उसमें घुल गया। अब घुल गया तो उसका आइडेंटिटी खत्म कर दिया। और ऐसे ही अंग्रेज किया था हमारे देश में। पहले आया, पहले मिन्नतें किया, फिर फूट डाला, लुभाया किसी किसी लोगों को। और जब लुभाने के बाद सबको ऐसा विलय कर लिया अपने अंदर में कि खाली अंग्रेजी का शासन दिख रहा था, लोगों का तो कोई राज था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नमक नहीं निकलेगा, हाँ निकलेगा। नमक घुल गया तो इसका मतलब क्या? कोई गांधी पैदा होगा, कोई भगत सिंह पैदा होगा, चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा,
जो कि इस सॉल्यूशन को वापस हीट करेगा और हीट करने के बाद एक एक तो पानी का मॉलिक्यूल को इंग्लैंड भेज देगा, उड़ा देगा, अंतिम में नमक फिर से बच जाएगा और नमक फिर से खुशी खुशी ए और बी बचा हुआ रह जाएगा। इतनी कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या सीखे? हिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे? कमेंट करना, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये हो गई बच्चा कि अल्टीमेटली ये होता है कि नमक, पानी के डाइपोल जो होते हैं द्विध्रुव, वो धनायन और ऋणायन को आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण से पानी में नमक घुल जाता है। लेकिन तुम चाहोगे तो पानी को वापस उड़ा सकते हो, नमक को प्राप्त कर सकते हो। तो मेरा वो अलग बात हो गया। लेकिन बात मेरा ये था कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, चूंकि उनमें धनायन और ऋणायन होता है, इसलिए ऐसे विलायक जिसमें पहले से ही धनायन ऋणायन डाइपोल होते हैं, पोलर ध्रुवीय विलायक होता है, जैसे कि पानी, एल्कोहल, उसमें ये आराम से घुल जाता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जिस विलायक के अणु में कोई आवेश नहीं होता, उसमें नहीं घुलेगा। कैसे ये लुभाएगा? उसको नहीं लुभा पाएगा, ठीक है ना। तो ये जल अथवा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। विलय मतलब कि ये घुल जाता है, विलय होते हैं, ठीक है। एक तो कहानी ये हो गई। पांचवी कहानी ये है बच्चा, विद्युत चालकता की बात करते हैं। विद्युत चालक होने के लिए किसी पदार्थ में क्या चीज होना चाहिए बच्चा? किसी पदार्थ में मुख्यतः दो चीज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी अभी है नहीं, इसमें तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो यहां वहां गति कर रहा हो। और ऐसे ही किसी पदार्थ में मुक्त आयन होना चाहिए जो गतिशील हो। अगर ऐसा कोई बात है किसी पदार्थ में तो वो विद्युत का सुचालक है, नहीं है तो कुचालक है। आयन है उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब नहीं है, मुक्त होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। अब देखो, तुम आयनिक सॉलिड को ठोस अवस्था में कहता है, हर एक ए कह रहा है बी को, हम तुम्हारे सनम जाने नहीं देंगे तुमको कसम, है ना। तो मतलब कि ये एक दूसरे को छोड़ रहा ही नहीं है, तो कोई यहाँ पर मुक्त है ही नहीं, सब एकदम बंधा हुआ है। जब आयन है लेकिन गतिशील ही नहीं है, क्या ये सुचालक बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही तुम पानी में घुला दिए इसको, इसके आयन गतिशील हो गए। या फिर गलनांक मानते हैं उच्च है, लेकिन कुछ तो गलनांक होगा। मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस है, चलो 1000 पर ये पिघलेगा तो सही, पिघलने के बाद जो इसकी गलित अवस्था होगी उसमें भी ये आयन गतिशील होंगे। मतलब कि ठोस अवस्था में ये कुचालक तो होगा, लेकिन चूंकि इनके गलित अवस्था या जलीय विलयन में इनके आयन गति करते रहेंगे, इसलिए उस अवस्था में ये बेहतर सुचालक हो जाएगा। माने कि ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। कुचालक किसके? विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इनकी गलित अवस्था, कौन सी अवस्था? गलित अवस्था मतलब कि ताप देके पिघला दिए, अथवा जलीय विलयन यानी जल में डाल के इसको घुला दिए, दोनों ही कंडीशन में ना बाबू विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। अब जरा बताओ बाबू रे, किसी भी तुम आयनिक ठोस को देख करके ये सारा गुण बक दोगे ना, बोल दोगे ना? चलिए, बहुत बेहतर चीज है। बताओ आयनिक ठोस किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। उठा लिए? चलो, बहुत बढ़िया बात। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं? आयनिक ठोस का जनरल संरचना कैसा दिखता है, और आयनिक ठोस के गुण, जनरल गुण क्या सब होते हैं बाबू? ये सब समझ में अगर आ गया तो कमेंट में लिखना, हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। आपके पास एक सवाल है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट है, ये सब लवण है। सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा गलनांक किसकी होगी, और सबसे ज्यादा मात्रा में सेम पानी अगर दिया हुआ रहे तो सबसे अधिक मात्रा में कौन घुलेगा उतने ही पानी में, उतने ही ताप पर। ये आपका होमवर्क है।
क्या क्या सवाल दिए, इन चारों में सबसे अधिक गलनांक किसकी होगी, और अगर सेम पानी अगर रखा जाए बर्तन में सेम ताप पर तो ज्यादा मात्रा में कौन कंप्लीटली पानी में घुल जाएगा, इसके बारे में आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप पढ़ करके बताइएगा। अब हिंट कर देते हैं, ये 11th क्लास का रासायनिक आबंध का टॉपिक से लिया गया है सवाल, ठीक है सॉलिड स्टेट से ही सवाल, लेकिन उस जगह से ये सवाल लाए हैं, तो जो पढ़े हैं या रिसर्च करिए, समझ में आ जाएगा। बाद बाकी वीडियो को एकदम शेयर करना है अपना दोस्तों वालों के साथ में, समझ गए ना, नहीं करेगा तो देख लेना अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना। शेयर कर लेना एकदम, कमेंट में बोल देना कि हाँ सर शेयर कर दिए हम अपने 5-6 हज़ार दोस्त को। 5-6 हज़ार थोड़े ना होगा, फेसबुक पर आजकल सबके 5 हज़ार दोस्त होते हैं, बुरा वक्त आने पर 5 को नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो एकदम जो ना शेयर करना और सब्सक्राइब करने भी बोलना, एकदम बोलना कि रेगुलर क्लास करते रहे। अब बोलना नहीं, पहले तुम करके देखना, फिर 3 लोगों को सलाह देना और उनसे कहना कि 3 लोगों को और शेयर कर दे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सभी का भला हो, सभी हंसी खुशी रहे।